जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए 3 प्रश्न देने वाले हूं और ये प्रश्न होंगे प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 3 से। आपको इसके उत्तर करके टेलीग्राम ग्रुप में इसको सबमिट करना है। टेलीग्राम ग्रुप रात के 9 से 11 के बीच में ओपन होता है जेपीएससी के मुख्य परीक्षा वाला। यदि आप उससे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां जुड़ जाइए और इसके आंसर आप वहां सबमिट कीजिए। प्रश्न पत्र 1 में हिंदी ग्रामर से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और हिंदी ग्रामर में आप लोगों को एक निबंध लिखने के लिए आएगा। और आज मैं जो निबंध से टॉपिक देने वाली हूँ वो है जाति प्रथा। इसके पहले के क्लास में भी मैंने आपको निबंध दिए थे जो कि दहेज प्रथा पर थे, और एक और निबंध था, मुझे अभी बहुत याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये तीसरा निबंध हो जाएगा आप लोगों के प्रश्न का। तो इसमें आपको जातीय प्रथा पर निबंध लिखना है। देखिए, लिखते लिखते आपके जो सोच है ना बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे और कंटिन्यूटी जो है उसको मेंटेन रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग बहुत सारी चीज़ है जो आपको मुख्य परीक्षा के लिए पढ़नी है। तो इसके लिए समय आप लोगों को जब दे देंगे, प्री का एग्जाम दे देंगे, उसके बाद बहुत कम समय मिल पाएगा कि आप इन सभी के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। इसीलिए मैंने आप लोगों से ये कहा है कि आप लोग जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए अभी से ही आंसर को राइट करना शुरू कर दीजिए। कल मैंने ग्रुप ओपन किया था तो आपने सभी ने सुझाव दिया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिया करें अलग अलग प्रश्न पत्र से। तो देखिए, निबंध से आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक निबंध से आप एक टॉपिक पे लिखेंगे, वो है जाति प्रथा। जो दूसरा प्रश्न पत्र है जो कि विकल्प का है, यदि आपने हिंदी भाषा और साहित्य को विकल्प के रूप में चयन किया है तो आपके लिए एक प्रश्न है, वो है अपभ्रंश टॉपिक से। अपभ्रंश, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ से जो प्रश्न लिया है वो प्रश्न है बीपीएससी में हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित जो मुख्य परीक्षा ली गई है अब तक। तो हिंदी भाषा और साहित्य में अब तक जितने भी अपभ्रंश से प्रश्न पूछे गए हैं तो उन सारे प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगी और इसमें से किसी आपको एक प्रश्न का आंसर करना है और वो आपको वही टेलीग्राम का जो ग्रुप है जेपीएससी का मेंस का, तो वहां पर आपको उसका अपने आंसर को सबमिट करने हैं। लेकिन प्रश्न मैं वो सारे बताऊंगी क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो अपभ्रंश से पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक ही 2 तरीके का क्वेश्चन होता है लेकिन बार बार वो रिपीट होता है, तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझिए कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं तो अक्सर अगर आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, हिंदी भाषा मतलब जो आपका विकल्प का विषय है, चाहे कोई भी हो, इंग्लिश लिटरेचर हो या कुडुक हो, खोटा हो, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसकी तैयारी मैं आप लोगों को कम से कम करा दूं। अपभ्रंश से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं देखें। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे 42वां बीपीएससी में प्रश्न जो अपभ्रंश से आया है वो है अपभ्रंश पर निबंध लिखिए। ये प्रश्न 42वां बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में हिंदी भाषा और साहित्य विषय से पूछे गए हैं। 43वां जो बीपीएससी का मुख्य परीक्षा हुआ था तो उसमें जो अपभ्रंश से क्वेश्चन पूछा गया था कि अपभ्रंश भाषा की व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर 45वां बीपीएससी जो का मुख्य परीक्षा हुआ हिंदी भाषा और साहित्य का, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया कि अपभ्रंश की प्रमुख व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं को बताइए। देखिए, व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताएं ही बार बार वो पूछी जाती हैं। यदि निबंध भी लिखने के लिए पूछा जाता है तो उसमें इन सारी चीज़ों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर 45वां बीपीएससी में भी अपभ्रंश से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें प्रश्न आया है कि अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताओं को बताइए। इस पे निबंध लिखना है 300 शब्दों में। यहाँ लिखा हुआ है कि 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। फिर 45वां बीपीएससी में भी अपभ्रंश से क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं, अपभ्रंश से 45वां में नहीं पूछा गया है, 46वां में पूछा गया। 46वां बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न है कि अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताओं पर निबंध लिखिए। शब्द संख्या है 300 शब्दों में, आपको इसका आंसर करने हैं। तो मैं जो आपको बताऊंगी कि इस प्रश्न का आंसर करना है वो प्रश्न है
अपभ्रंश की प्रमुख व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं को बताइए। इस प्रश्न का अगर आप आंसर करते हैं तो आपको व्याकरणिक भी विशेषताओं के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो जाएगी और शाब्दिक विशेषताएं जो हैं अपभ्रंश की, इसके बारे में भी अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को कीजिए, अपभ्रंश की प्रमुख व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं को बताइए। ये जो है हाँ 45वां में ये पूछा गया है, 45वां में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ से आपको आंसर करना है। अब देखिए इतने प्रश्न हुए हिंदी भाषा और साहित्य विषय से। यदि ईयर में कुछ गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा, मुझे जहां तक लग रहा थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है ईयर में, लेकिन इतने क्वेश्चन अब तक पूछे गए और आगे का अपडेट अभी नहीं है, होगा तो मैं बता दूंगी। लेकिन आपने देखा है कि कैसे एक ही प्रश्न बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो आपको आंसर करना है, तो मैं ग्रुप में ही इस आंसर को अच्छे से और लिख करके माफ कीजिएगा इस क्वेश्चन को और अच्छे से लिख करके फिर मैं सबमिट करूंगी। आपको इसी के आंसर करने हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है थर्ड जो पेपर है इतिहास विषय का। तो ये तो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका इसमें विकल्प तो है नहीं, सबको इसके आंसर करने हैं। तो यहाँ जो प्रश्न है वो है आधुनिक भारत के इतिहास विषय से और उसमें जो टॉपिक है वो है गोद की प्रथा। गोद की प्रथा से आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, मैंने एक क्वेश्चन जो है इसको अपने खुद से ही तैयार किया है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसके आंसर करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन है कि डलहौजी की गोद की प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं, ये प्रश्न है। उसने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार में किस प्रकार सहयोग दिया, ये प्रश्न है और प्रश्न को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। तो आपको उसके आंसर करने हैं। तो यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो मुझे बोलने में तो इसके लिए मैं आपसे सभी से क्षमा चाहूंगी। लेकिन प्रश्न को एक बार और मैं रीड कर देती हूँ। डलहौजी की गोद की प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं? उसने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार में किस प्रकार सहयोग दिया है? तो ये प्रश्न है। तो 3 प्रश्न आपके हो गए। एक तो प्रश्न हो गया अपभ्रंश की व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताओं को बताना है। यहाँ आपके जो शब्द संख्या होंगी वो होगा 350। 350 शब्दों में इसके आंसर करने हैं। जाति प्रथा पर जब आप निबंध लिखेंगे तो इस निबंध को आप 300 शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। और गोद की प्रथा जब आप लिखेंगे, डलहौजी की गोद की प्रथा से आप क्या समझते हैं या उसके बारे में आप क्या जानते हैं और किस तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार में इसने अपनी भूमिका निभाई, तो यहाँ से जब आप इसके आंसर करेंगे तो आपको कम से कम 800 से 900 शब्दों में इसके आंसर करने हैं। देखिए अधिक से अधिक शब्द संख्या देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हुए जाएंगे तो जरूर 750 या 700 या 800 तक के आपके शब्द संख्या होंगे, क्योंकि कम हो जाता है जब आप लिखने लगते हैं। तो अनावश्यक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 800 से 900 शब्दों में आपको इसके आंसर करने हैं गोद की प्रथा से। तो ये हो गया पूरी जानकारी। देखिए ये जो क्लास में देती हूँ आपको जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो जेपीएससी के मुख्य परीक्षा को गंभीरता से लेते हैं। वो गंभीरता से अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। और देखिए जब तक आप मुझे बोलते नहीं हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, मुझे पता है कि अगर 10 छात्र भी गंभीर जो हैं इस प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के, तो उनके लिए मुझे करानी है ये सारे टॉपिक को, मुझे सारा क्लियर कराना है। अभी का जो समय चल रहा है कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है और कोई एग्ज़ाम का डेट नहीं है, ना तो प्री का है या फिर किसी जेपीएस झारखंड में कोई और दूसरी प्रतियोगिता परीक्षा भी नहीं है। तो अभी का जो समय है आप एकदम निश्चिंत होकर के अपने मुख्य परीक्षा की तैयारी को जारी रखेंगे। तो आप सभी चाहते हैं इस तरीके के क्लासेस, तो मैं आपको देती हूँ। इसमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। कितने लाइक हैं, कितने डिसलाइक हैं, इनसे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा टारगेट हमेशा वैसे छात्र होते हैं जो कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में हैं और जिन तक बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं।
लेकिन उनके सपने जो हैं वो बड़े हैं, वो अधिकारी बनना चाहते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि वो अपने क्षेत्र में ही रह करके, अपने गांव में ही रह करके वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें मैं, मेरे से जितना मदद हो सकेगा मैं करूँगी और मैं कोशिश कर रही हूँ उसके लिए। कहाँ तक कामयाब होंगी वो तो आपके रिजल्ट बताएंगे, लेकिन आप सभी जो हैं वो बिल्कुल भी यहाँ तक आपने इतना पेशेंस और इतना धैर्य रखा है, थोड़ा सा और धैर्य रखिए। संभावना है कि जल्द ही दिसंबर मंथ में जेपीएससी के भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे और पंचायत सचिव की भी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो संभावना है कि वो भी अब क्लियर होने वाली है, जैसे कि समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसे सूचना मिलती रहती है। तो आप सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे रहिए, हौसला और उम्मीद को कभी मत छोड़िए, हिम्मत नहीं हारिए, हमेशा सतत लगातार लगे ही रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।